तो यहां पे हम देखते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम क्या रूल्स यूज करते हैं जब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को कंसीडर करके सर अपन सॉल्व कर रहे होते हैं क्वेश्चन। बिल्कुल। तो जैसे फॉर एग्जांपल पहले हम इसका रूल पढ़ लेते हैं। इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द रिजल्ट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस ऑफ दैट टर्म इन द ऑपरेशन व्हिच कंटेन्स लेसर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। यानी इसको सिंपल से सर समझें तो ये कहना चाह रहा है कि यानी मान लीजिए मैं ए और बी को जोड़ रहा हूं जिससे मेरे को मिल रहा है सी। ठीक है। और मान लीजिए यहां पे जो डेसिमल प्लेसेस है, ये जो नंबर है जो ए, ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक है ये नंबर। और मान लीजिए ये जो बी है ये 4 डेसिमल प्लेसेस तक नंबर है। तो यहां पे जो मेरा रिजल्ट आएगा उसमें उतने ही डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए जितने यहां पे कम वाले डेसिमल प्लेसेस है। यानी यहां पे ए में देखूं तो 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो सी में भी हमारे पास कितने डेसिमल प्लेसेस आने चाहिए? 2 डेसिमल प्लेसेस आने चाहिए। मतलब हम कह सकते हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स का कोई रोल नहीं है, बिल्कुल, केवल डेसिमल वाले सिग्निफिकेंट फिगर्स मैटर करते हैं। करेक्ट। मतलब यदि मैं बात करूं इस एग्जांपल की, यहां पे है 4 डिजिट्स, यहां पे भी है 4 डिजिट्स। बिल्कुल। पहले तो हम रिजल्ट को लिख देते हैं एज इट इज। हमने रिजल्ट लिख दिया 58.690। करेक्ट। बट बेटा ये जो रूल है, ये रूल कहता है डेसिमल प्लेसेस की हम बात कर रहे हैं तो इट मस्ट बी इक्वल टू द डेसिमल प्लेसेस विच आर लेसर इन नंबर। बिल्कुल। कम वाले। बेटा डेसिमल प्लेसेस यहां पे है 2 और यहां पे है 3, तो फाइनल रिजल्ट में 2 ही रहने चाहिए। करेक्ट। और बेटा अगर 2 ही रहेंगे तो हम यहां पे रूल नंबर 2 लगा सकते हैं। करेक्ट। जिसको उड़ाना है वो 5 से छोटा है। Correct. तो प्रीसीडिंग डिजिट में कोई भी चेंज नहीं आएगा, इट विल रिमेन एज इट इज। करेक्ट सर। दिस इज द फाइनल आंसर। करेक्ट। अब सर ये एडिशन के लिए है तो सब्ट्रैक्शन के लिए भी यही रूल है। बिल्कुल। इसको सब्ट्रैक्शन में सर आप बताइए मुझे। जैसे अप्लाई करते हैं सर, इसमें 12.587 में से 12.5 हमें हटाना है। तो इसको एक बार माइनस कर लेते हैं सर। तो इसको माइनस करेंगे एज इट इज, तो मैं लिख दूंगा 0.087। ये माइनस करके मेरे पास रिजल्ट आ गया। लेकिन ये मेरा आंसर फाइनल नहीं होना चाहिए, मेरे को सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कंसीडर करनी है। तो यहां पे देखूं अगर सर तो मेरे पास 3 डेसिमल प्लेसेस तक है, और यहां पे अगर मैं देखूं तो ये आंसर कहां तक है? 1 डेसिमल प्लेस तक। तो मतलब मेरे पास जो रिजल्ट आना चाहिए उसमें एक ही डेसिमल प्लेस होना चाहिए। बिल्कुल सर, एग्जैक्टली। यानी मेरे को अपना आंसर यहां तक रोकना है। तो यहां तक 1 डेसिमल प्लेस तक बताना है, यहां तक रोकना है। अब जिस नंबर को मैं सर उड़ाऊंगा वो 5 से बड़ा है। रूल नंबर 1 आ गया। करेक्ट। तो प्रीसीडिंग नंबर को हम 1 से बढ़ा देंगे। तो हमारा फाइनल आंसर जो आएगा दैट विल बी 0.1। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। बिल्कुल। यहां भी 1 था छोटा डेसिमल, यहां 3 थे, तो फाइनल आंसर में भी 1 डेसिमल प्लेस। ठीक है सर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 34.663 माइनस 2.41। इसको पहले सॉल्व कर देते हैं और रिजल्ट लिख देते हैं 32.253। करेक्ट। अब बच्चों इधर ध्यान केंद्रित, यहां 3 डिजिट्स हैं और यहां 2 हैं, तो फाइनल रिजल्ट में भी 2 ही आने चाहिए। तो बेटा रूल नंबर 2 दिख रहा है आपको? बिल्कुल। जिसको गायब करना है वो 5 से छोटा है, लेस देन 5, सो द प्रीसीडिंग डिजिट मस्ट बी अनचेंज्ड, इट शुड नॉट बी चेंज्ड एट एनी कॉस्ट। सो 32.25 इज द फाइनल आंसर। ये अपने पास आ गया। क्या? जब हम 2 मेजरमेंट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। बिल्कुल सर। मतलब फॉर एग्जांपल आप कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हो, सपोज आपने यूटी की वैल्यू निकाली और हाफ एटी स्क्वायर की वैल्यू निकाली। करेक्ट। और उन दोनों को ऐड करके आप एस निकालना चाह रहे हैं। बिल्कुल। तो यहां पे हमें यूटी भी पता था, मैथमेटिकली मेजर कर लिया था, हाफ एटी स्क्वायर भी कर लिया था। करेक्ट। तो उससे हम जो एस निकाल रहे हैं उसमें ये वाला रूल लगा सकते हैं। बट क्या होगा बेटा अगर v इक्वल टू आई आर में आई हमने मेजर कर लिया, आर मेजर कर लिया और v निकालना है? बिल्कुल। उसके लिए अब प्रोडक्ट वाला आ गया फंडा सर। तो अगली स्लाइड में हमारे पास क्या है? मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन का। तो इसमें हमें क्या करना होता है कि मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। तो एक बार रूल देख लेते हैं। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द प्रोडक्ट और कोशेंट इज सेम एज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन एनी ऑफ द फैक्टर। तो यहाँ रूल चेंज हो गया। बिल्कुल। यहाँ पे हमें जब डिवाइड या मल्टीप्लाई करना है तो रिजल्ट में देखना है कि उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए जितने लेफ्ट हैंड साइड में कम वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वही तरीके से बताते हैं कि जैसे a डिवाइड बाय b इंटू c है, ये हम कर रहे हैं। तो मान लीजिए इसमें है 3 सिग्निफिकेंट फिगर और इसमें मान लीजिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर और इसमें मान लीजिए 5 सिग्निफिकेंट फिगर। तो पहले तो हम इसको डिवाइड कर देंगे और जो रिजल्ट हमारे पास मान लीजिए d आ रहा है
उसमें हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर इनमें से कंपेयर करके सबसे छोटे वाले लेने हैं। बिल्कुल, अब मतलब डेसिमल की चर्चा ही नहीं करनी, हमें टोटल सिग्निफिकेंट देखना है। बिल्कुल, तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर सर 2 हैं, तो आंसर में भी हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए? 2 ही आने चाहिए। करेक्ट करेक्ट। मतलब अगर हम यहां देखें, कंपेयर करते हैं, पहले हमने मल्टीप्लाई कर लिया, 84.0 भी लिख सकता हूं, 00 भी लिख सकता हूं, अब मुझे नहीं पता कितने लिखने हैं। बिल्कुल, तो मैंने देखा यहां पे 2 थे बेटा, इधर भी 2 थे, तो फाइनल रिजल्ट में भी 2 ही आने चाहिए। तो मतलब हमें अपनी कार्रवाई 2 तक रोकनी होगी, तो इसको राउंड ऑफ करके हम क्या लिख सकते हैं? 84। अब यहां पे भी सर मल्टीप्लाई हो रहा है। बिल्कुल सर, इसको पहले मल्टीप्लाई कर ले, मैं लिख देता हूं एक बार रिजल्ट, आप बताइए उसके बाद। ये 17 पॉइंट जितने मर्जी 0 लिख दें सर। बिल्कुल सर। अब इसमें देखिए लेफ्ट हैंड साइड, इसमें देखेंगे तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 8, 5 और 0, और यहां पे देखेंगे तो हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो हमारे पास यहां पे देख मार्क कर लेते हैं, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, और इसमें सर हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 4। तो हमें आंसर में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही रखने हैं, तो 1, 2 और 3। तो हमें ये आंसर यहां तक रोकना होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा सर 17.0। नेक्स्ट हम सीखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बारे में, या और उसका इंपैक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स पे। तो हमें यह पता होना चाहिए कि जब भी हम सर कोई डाटा रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे जनरली हम साइंटिफिक नोटेशन या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब ऐसा डाटा हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो जो भी क्वांटिटी है उसका सिग्निफिकेंट फिगर्स या उसके सिग्निफिकेंट डिजिट्स में कोई चेंज नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास मान लीजिए क्वांटिटी है लेट्स से 700, तो इस क्वांटिटी को मैं अगर इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो उसके लिए मेरे को पता होना चाहिए कि इस तरह से क्वांटिटी को लिखते वक्त, एक्सपोनेंशियल लिखते वक्त, तो उसको इस फॉर्म में लिखें, a × 10 की पावर b, और जिसमें सर हमारा a जो होगा उस पे कंडीशन है, उस पे कंडीशन है, उस कंडीशन ये होती है कि वो 1 से लेके 10 तक होना चाहिए, मतलब 1 से ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेकिन 10 से वो छोटा नंबर होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये जो हमारे पास सर जो नोटेशन आती है, इसको हम कह देते हैं सर एक्सपोनेंशियल या साइंटिफिक फॉर्म। और b हमारा यहाँ पे इंटीजर होगा, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो जैसे 700 है हमारा, तो सर इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो इजिली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 7 × 10 की पावर 2। बिल्कुल। तो यहां पे ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन आ गया, 700 का साइंटिफिक नोटेशन, जिसमें a की वैल्यू देखो 1 से 10 के बीच में है, और 10 की पावर हमारा एक इंटीजर आ गया। और यहां पे अगर मैंने पॉइंट हमने सर डिस्कस किया हुआ है कि व्हेन द नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, द एक्सपोनेंशियल टर्म डज नॉट इफेक्ट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। बिल्कुल। तो यहां पे अगर सर हम सिग्निफिकेंट फिगर देखें, फॉर एग्जांपल इसमें अगर सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं तो एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है जो कि 7 है, जो कि ट्रेलिंग 0 तो हम काउंट ही नहीं करते। और इसी तरह से सर हम अगर दूसरा देखें, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर हमारी एक ही है, उसमें हमें इसे सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर नहीं करना। बिल्कुल सर। अगर इसी में हम ये लिख लेते हैं 700 मीटर, अब अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ता, बिल्कुल, तो अब मीटर लगने से यहाँ 2 यूनिट हो गए सर। करेक्ट। तो यहाँ भी 3 हो गए, तो यहाँ भी हमें 3 रखने पड़ेंगे। बिल्कुल, 7.00 × 10 की पावर 2। मतलब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, प्रोसेस में कन्वर्जन के दौरान सिग्निफिकेंट फिगर्स में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। बिल्कुल इस प्रकार हमें करना है उसको एक्सप्रेस कि ये नंबर 10 से छोटा रहे, बिल्कुल, के बराबर या बड़ा हो, बिल्कुल, और यहाँ पे जो पावर हो वो इंटीजर हो, प्लस माइनस या फिर 0। करेक्ट सर, करेक्ट। अब एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं सर। यहाँ पे ये हमें दे रखा है 65.4। करेक्ट। यहाँ भी 3 सिग्निफिकेंट है, बिल्कुल, और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कितने हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हमारे पास बच्चों आता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी इज द पावर ऑफ 10 रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द क्वांटिटी इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। दिस पावर इज डिटरमाइंड आफ्टर राउंडिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी प्रॉपर्ली। करेक्ट। इसका मतलब क्या है, एग्जांपल से समझते हैं बच्चों। अगर हमसे बोले इसको, इस क्वांटिटी का हमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताना है, तो पहले हमने इसको एक्सपोनेंशियल में अरेंज कर लिया। बिल्कुल सर। यहां पे सर 2 थे सिग्निफिकेंट फिगर, तो यहां भी 2 रहे। करेक्ट। अब हमने देखा ये जो नंबर है ये 5 से छोटा है। बिल्कुल सर। तो जो पावर आ जाएगी वही इसका क्या कहलाया जाएगा? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो मतलब हम कह सकते हैं इधर कितना है? 4। बिल्कुल सर। और यहां पे हमने देखा 50,000, तो 50,000 को हम लिख सकते हैं 5 × 10 की पावर 4। करेक्ट। अब अगर यहां देखें तो ये हमारे पास आ गया, पावर तो 4 है, बट ये जो नंबर है
ये 5 या 5 से बड़ा है। करेक्ट। तो जो ऑर्डर है उसको एक बढ़ा देंगे। बिल्कुल सर, मतलब इसका मतलब ये है कि पावर हम डिटरमाइन करेंगे राउंडिंग ऑफ करके। बिल्कुल सही सर। ये 5 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो 10 के ज्यादा नजदीक है, बिल्कुल। तो 10 की पावर 5 हो जाएगा। बिल्कुल। तो मतलब इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी अगर 5 से ये नंबर जो है अगर 5 से कम हुआ तो ऑर्डर वही रहेगा जो 10 की पावर। बिल्कुल बिल्कुल सर। आपने पिछले में ये लिखा था a इंटू 10 की पावर b। करेक्ट सर। तो हम इसमें कह सकते हैं कि जो ऑर्डर होगा वो b होगा। ओके। कब? जब a 5 से छोटा होना चाहिए। बिल्कुल। when a is less than 5। करेक्ट। और ऑर्डर हमारा हो जाएगा क्या? b प्लस 1 अगर वो 5 से बड़ा हो गया। बिल्कुल सर। when a becomes greater than 5 और ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा। दोनों केस में सर करेक्ट। दोनों इक्वल टू में भी हम ये कर सकते हैं। और 10 वाली कंडीशन तो है ही, लेस देन 10 तो होना ही चाहिए। बिल्कुल सर। ठीक। अब हम सर यहां जाते हैं 51,000 में। बिल्कुल। तो यहां हमने देखा 5.1 इंटू 10 की पावर 4। तो सर ये तो 5 से बड़ा है। बिल्कुल राउंड ऑफ हो जाएगा इसको भी। करेक्ट। तो राउंड ऑफ कर देंगे तो इसको हम 4 प्लस 1 दोबारा कर देंगे। अब सर आप मुझे लास्ट वाला बताइए। बिल्कुल सर। इसमें भी देखें अपन तो हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कंसीडर किया, हमें ये नंबर देखना है बस राउंड ऑफ करने के लिए। बिल्कुल। ये नंबर सर हमारा 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा है तो हमारा जो ऑर्डर हो जाएगा इसकी पावर में 1 बढ़ा देंगे। बिल्कुल। तो -2 तो पहली पावर थी, ये राउंड ऑफ होके इसको 10 ही मान लो तो +1, तो हमारा जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो गया -1। करेक्ट सर। तो बच्चों ध्यान रहे, जब भी ऑर्डर बताना है तो सबसे पहला स्टेप क्या है? एक्सपोनेंशियल या साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना। उसके बाद राउंड ऑफ करना। यदि 5 या 5 से बड़ा है तो ऑर्डर 1 से बढ़ जाएगा, अदरवाइज वही रहेगा। करेक्ट। और उदाहरण आ जाते हैं सर। ये हमारे पास फिजिक्स में कुछ क्वांटिटीज यूज होती हैं, जैसे सबसे पहले ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इसका सर बताइए बच्चों को क्या होना चाहिए? जैसे इसमें हम फिर से देखते हैं, हम सबसे पहले इस नंबर को देखें ध्यान से। ये हमारा सर 5 से बड़ा नंबर है। बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास पावर है उसमें 1 जोड़ देंगे। बिल्कुल। तो -11 प्लस हमने कर दिया 1, तो ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आ गया सर -10। बिल्कुल सर। ये यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है। बिल्कुल सर। फोर्स कांस्टेंट इसमें भी बिल्कुल सर। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो बच्चों पावर तो 9 लिख दी पहले मैंने ऑर्डर के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये नंबर दोबारा 5 से बड़ा है या बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं +1। तो ऑर्डर यहाँ कितना आ गया? 10 आ गया। नेक्स्ट सर स्पीड ऑफ लाइट है हमारे पास। बिल्कुल। इसमें फिर से हम पहले पावर लिख देते हैं, पावर है 8। अब ये नंबर देखते हैं, ये नंबर 5 से छोटा है तो यही ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा, तो हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड विल बी सेम। बिल्कुल। रिमेन्स अनचेंज्ड। अब ये बेटा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जैसा कांस्टेंट दिख रहा है हमें। बिल्कुल। ये -19 तो मैंने लिख दी पावर पहले। करेक्ट। और ये नंबर 5 से छोटा है तो ये एज इट इज ही रहेगा। बिल्कुल सर। नेक्स्ट सर जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में हमें प्योर नंबर दे रखा है 2। बिल्कुल सर। ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं दिख रही मुझे, इसको साइंटिफिक सर नोटेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं सर इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ क्या? 2 × 10 की पावर 0। करेक्ट सर। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 0। बिल्कुल। तो ये नंबर 5 से छोटा है तो वही ऑर्डर रहेगा। क्या रहेगा? 0। मतलब एक चीज हमें पता चल गई, ऑर्डर पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल सर। अगर यही 9 के लिए करें तो क्या सर ऑर्डर यहाँ 0 होगा, कुछ परिवर्तन होना चाहिए? सर वो नंबर 5 से बड़ा है तो हम 1 बढ़ा देंगे पावर को। बिल्कुल सर। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। और लास्ट को भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, सेकंड लास्ट को इस तरह। इसको भी कर देते हैं पहले 9 × 10 की पावर -2। जहां नंबर 5 से छोटा तो वो ऑर्डर एज इट इज, जहां 5 से बड़ा तो 1 से बढ़ा देंगे। करेक्ट। आई थिंक ऑर्डर बच्चे समझ गए अच्छे से। बिल्कुल। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब सर हम उतरेंगे मेजरमेंट की, तो हमने चर्चा कर ली थी। मेजरमेंट में मैग्नीट्यूड होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट होता है, उसकी हमने राउंडिंग ऑफ देख ली, सिग्निफिकेंट फिगर देख ली। अब हम देखते हैं जो एरर मेजरमेंट में आते हैं। बिल्कुल सर। जब भी अपन मेजरमेंट्स कर रहे होते हैं, जब हम लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, तो हमारे पास सर ड्यू टू ह्यूमन एरर, हमने भी जब एक्सपेरिमेंट किए होंगे जब भी 11th-12th में या पहले, तो ह्यूमन एरर की वजह से या मान लीजिए सराउंडिंग्स की वजह से हमारे पास कुछ एरर आ जाते हैं। बिल्कुल एरर आ जाते हैं, तो वो एरर्स हम यहाँ पे मेजरमेंट्स के देखेंगे। ये एरर को क्या हम कह सकते हैं सर? अनसर्टेनिटी। बिल्कुल सर। ये डाउटफुल जो क्वांटिटी आ जाती है हमारी मेजरमेंट में, उसे हम अनसर्टेनिटी को ही एरर कहेंगे। बिल्कुल। तो हम कह सकते हैं कोई भी इंस्ट्रूमेंट है वो पूरा परफेक्ट नहीं होता। बिल्कुल।
उसकी हम ये कह सकते हैं एक्यूरेसी काफी हद तक बढ़ा सकते हैं, बट 100% एक्यूरेट तो किसी चीज को नहीं बना सकते। बिल्कुल सर, सब में कुछ ना कुछ एरर तो क्रीप इन करेगा ही करेगा। बिल्कुल सर, और बार बार हम इंस्ट्रूमेंट यूज भी करते हैं तो उसकी वजह से भी इंस्ट्रूमेंट में खराबी आ जाती है। जैसे हमने देखा होगा कि हम स्केल यूज करते थे छोटी क्लासेस में, तो वो स्केल का जो जीरो वाला पार्ट था वो कई बार घिस जाता था वहां से, तो वो कई बार जो हमारी इंस्ट्रूमेंट होती है उसमें ही फॉल्ट आ जाता है। बिल्कुल सर, लैब में भी टीचर बताया करते हैं अक्सर कि जब भी आप रीडिंग लेते हैं तो उनको बार बार लीजिए। बिल्कुल, और बार बार रीडिंग लेने पे भी अलग अलग आती है, अलग अलग आती है। बिल्कुल, एक ही चीज रीड कर रहे होते हैं, बार बार अलग अलग आती है। बिल्कुल सर, तो आगे देखते हैं। एवरी कैलकुलेटेड क्वांटिटी विच इज बेस्ड ऑन मेजर्ड वैल्यू, जिसको भी हम मेजर कर रहे हैं जो एग्जैक्ट नहीं है, बिल्कुल, हैज एन एरर। Every measurement is limited by the reliability of the measuring instrument and the skill of the person making that instrument। तो सर यहां पे एक चीज तो ये आई कि जब भी हम कोई चीज मेजर करेंगे, मतलब किसी भी क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं तो उसमें एरर होगा। बिल्कुल, फिर मेजर्ड को यूज करके कोई और चीज कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें भी एरर आएगा। ओके ओके, मतलब अगर मैं लिखता V इक्वल टू IR, बिल्कुल सर, मैंने करंट को मेजर किया, ठीक, R को भी मेजर किया, करेक्ट, ठीक, ये दोनों चीजें सपोज मैंने मेजर की, बिल्कुल, तो इन दोनों में एरर आया होगा। बिल्कुल, अब मैं V को मेजर नहीं कर रहा, V को कैलकुलेट कर रहा हूं, तो उसमें भी तो मतलब एरर प्रोपागेट हो गया, बिल्कुल आगे बढ़ गया, बिल्कुल बिल्कुल, प्रोपोगेशन ऑफ एरर यही हो गया। अब सर टाइप्स ऑफ एरर की बात करते हैं, तो शुरुआत करें सर, सबसे पहला कौन सा है हमारे पास? सिस्टमैटिक, और सर हमारे पास कंट्रोलेबल एरर आ गए। इनको तो कंट्रोलेबल क्यों बोलते हैं सर? सर इस तरह के एरर्स की अगर हम डेफिनेशन में जाते हैं तो उसमें हमें पता चलेगा कि हम इन एरर्स को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, अच्छा, या इनको मिनिमाइज करने की कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं सर। तो सिस्टमैटिक एरर्स आर दी एरर्स whose causes are known, मतलब उनकी जो वजह है वो हमें पता होती है। तो दे कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। ड्यू टू द नोन कॉजेज दीज एरर्स कैन बी मिनिमाइज्ड। यही जो हम बात कर रहे थे कि कंट्रोलेबल क्यों कह रहे हैं, कंट्रोलेबल कहने का ये मतलब है कि इनको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते, है ना? और ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। बिल्कुल। सिस्टमेटिक एरर्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड, हमने इसकी क्लासिफिकेशन करी हुई है, जैसे इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, एनवायरमेंटल एरर्स, ऑब्जर्वेशनल एरर्स। तो इसमें हम देख भी सकते हैं, कुछ तो हमें नाम से पता चल जाएगा। बिल्कुल। इंस्ट्रूमेंटल मतलब इंस्ट्रूमेंट की वजह से आ रहे होंगे एरर्स। एनवायरमेंटल मतलब हमारे सराउंडिंग्स जो है, सराउंडिंग जहां मशीन रखी हुई है वहां पे हो सकता है कि टेम्परेचर गलत कैलिब्रेट कर दिया, ह्यूमिडिटी ज्यादा हो गई तो मशीन प्रॉपर काम नहीं कर रही। करेक्ट। नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशनल, की ऑब्जर्वेशन ही हमारी गलत हो गई, या हम गलत तरीके से उतने केयरफुली नहीं एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं। जैसे सर कई बार हम रीडिंग लेते हैं तो सामने खड़े होकर स्केल से नहीं रीडिंग ले रहे, कभी लेफ्ट हो जाता है, कभी राइट हो जाता है, तो कुछ एरर क्रीप इन हो जाता है, तो वो ऑब्जर्वेशनल एरर। तो ये ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड कर गया, ये इंस्ट्रूमेंट का एरर हो गया, और ये इंस्ट्रूमेंट जिस एनवायरमेंट में रखा गया है उसकी वजह से एरर क्रीप इन हो गया। एक एक करके देख भी लेते हैं इनको। सबसे पहले बच्चों इंस्ट्रूमेंटल एरर, ये एरर क्यों क्रीप इन करते हैं? ड्यू टू इम्परफेक्ट डिजाइन और एरनियस मैन्युफैक्चर और मिसयूज ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। कई बार आप वेइंग मशीन लेके आते हैं घर पे, आपने देखा आपका वेट 65 था बट वो 72 दिखा रहा है, किसी और का वेट 70 था उसका 77 दिखा रहा है, मतलब एक कुछ नेचुरल एरर है उसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, वो मशीन के अंदर ऑलरेडी कुछ इम्परफेक्शन है जिसकी वजह से गलत रीडिंग दे रहे हैं। कई बार आप बीपी मेजरिंग की डिवाइस लेके आते हैं, शुगर मेजरिंग की डिवाइस लेके आते हैं, उन सब में कुछ ना कुछ एरर आ जाता है। बिल्कुल सर, वो जैसे हमने वो भी देखा होता है, जनरली जो फ्रिजेस के हमारे वोल्ट मीटर होते हैं, वो हम जब लाइट बंद होती तो वो पूरा जीरो पे नहीं आता, बिल्कुल, क्योंकि वो बार बार यूज होके उसमें मैन्युफैक्चरिंग उसमें वो डिफेक्ट आ गया। बिल्कुल सर, हम ये भी कह सकते हैं ओवर यूज या मिस यूज ऑफ, ओवर यूज के कारण या मिस यूज की वजह से हमारे जो उसमें एक एरर आ गया, उसको हम सर कह देंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर। एनवायरमेंटल एरर आर द एरर्स ड्यू टू द चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, करेक्ट, such as temperature, pressure, humidity, dust, vibrations और magnetic field and electrostatic field। कभी भी आप किसी कंपनी में जाएंगे तो उनका एक क्वालिटी कंट्रोल होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, वहां पे आप देखेंगे वो इन्हीं चीजों पे काम करते हैं। बिल्कुल, कि अगर करोड़ों की कोई मशीन है उसको किस एनवायरनमेंट में रख रहे हैं, कहां यूज कर रहे हैं हम, तो सारी चीजें परफेक्ट होनी चाहिए कि टेम्परेचर अगर 25 पे कर रखा है तो 25 ही होना चाहिए। कई बार सर हम छोटे एग्जांपल भी लेते हैं, घड़ी, बिल्कुल, जो 25 डिग्री पे कैलिब्रेटेड है उसका पेंडुलम, बिल्कुल, और उसको गर्म इलाके में ले गए, बिल्कुल, तो कुछ एरर क्रिएट कर जाता है। बिल्कुल, थर्मल फिजिक्स में हम देखते हैं। और लास्ट क्या है सर? ऑब्जर्वेशनल एरर हो गए। ऑब्जर्वेशनल तो हमें पता है कि दीज एरर्स अराइज ड्यू टू इम्प्रॉपर सेटिंग ऑफ द ऑपरेटर्स, मतलब जिस ऑपरेटर्स को आप यूज कर रहे हो उसकी सेटिंग ही आपने प्रॉपर नहीं करी, और दूसरा आपने केयरलेसनेस शो करी कि जब भी ऑब्जर्वेशंस ले रहे हो, तो इस तरह के जो पर्सन पे डिपेंडेंट आ गए, है ना, तो वो इस तरह के ऑब्जर्वेशन एरर्स को हम ऑब्जर्वेशनल एरर्स कह देंगे।
ठीक है सर, अब बात करते हैं रैंडम एरर की। नाम से ही पता चल रहा है रैंडम है, मतलब इनका कॉज नहीं पता हमें। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी हो जाता है, बिल्कुल अननोन कॉज है। ये हर बार अलग अलग आएगा रीडिंग, भले आप सारी इन्वायरमेंटल कंडीशन इंस्ट्रूमेंट सब सेम रख लो। कभी भी आप 11th 12th लैब में या कॉलेज में देखते हैं तो एक ही रीडिंग आप बार बार लेंगे, कभी भी सेम नहीं आएगी। आ सकती है बट मैक्सिमम केसेस में डिफरेंट ही आती है। बिल्कुल। तो वो जो रीजन है वो क्या है सर? रैंडम एरर। ये दे अकर इरेगुलरली, बिल्कुल, एंड आर वेरिएबल इन मैग्नीट्यूड एंड, कभी ज्यादा हो जाएंगे, कभी कम हो जाएंगे, कभी पॉजिटिव हो जाएंगे, कभी नेगेटिव हो जाएंगे। तो इस तरह के एरर्स रैंडम एरर्स हो गए। देयर कॉजेज आर नॉट नोन प्रिसाइजली, इनके कॉज हमें नहीं पता, बट दे कैन नॉट बी एलिमिनेटेड कंप्लीटली। इसको भी हम घटा सकते हैं। एक ही तरीका है घटाने का कि अगर हम रीडिंग्स की संख्या बढ़ा दें, बिल्कुल, बार बार रीडिंग लेंगे तो रीडिंग लेंगे, हमें कुछ पता चल सकता है। एवरेज जब उनका लेंगे तो जो एरर है वो रिड्यूस हो जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। When the same person repeats the same observation in same conditions, he may get different readings different times. स्कूल में टीचर बोलते हैं लैब में कि बार बार बेटा रीडिंग लेके आओ, 3 मत लो 6 लो, 6 की जगह 8 लो। तो जो बच्चा ज्यादा रीडिंग लेगा उसका उतना ही एक्यूरेट। बिल्कुल सर, उसमें ये भी होता है, हमने जैसे ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन किया होता है जनरली 10th में, तो एक ही वोल्टेज लगाने पे हमें अलग अलग करंट मिलते हैं बार बार। तो वो हमारा जब एक ही पर्सन रिपीट कर रहा है तो अलग अलग एरर्स मिल रहे हैं, तो वो रैंडम एरर्स, उसका हमें कॉज नहीं नोन होता, मतलब पता नहीं होता क्यों हो रहे हैं। बिल्कुल। अब वो आती है बात हाउ टू रिड्यूस रैंडम एरर। जैसे किस तरह हम अभी चर्चा कर रहे थे, अगर हम ऑब्जर्वेशंस को लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स लेंगे तो अर्थमेटिक मीन सबका लेंगे, वो जो मीन होगा वो क्लोज होगा एक्यूरेट रीडिंग के। बिल्कुल सर, बिल्कुल। पढ़ देते हैं। रैंडम एरर कैन बी रिड्यूस्ड बाय रिपीटिंग द ऑब्जर्वेशंस अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स एंड टेकिंग द अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस। दिस मीन वैल्यू वुड बी वेरी क्लोज टू द मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग। मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग को कई बार हम ट्रू वैल्यू भी बोल देते हैं। बिल्कुल ठीक है सर, मतलब अगर किसी ऑब्जर्वेशन को हम n टाइम्स कर दें, बिल्कुल, तो उसका रैंडम एरर कितने टाइम्स रह जाएगा सर? 1/n टाइम्स। मतलब अगर मैंने 10 रीडिंग ली थी और उसमें रैंडम एरर था लेट अस से x, बिल्कुल, मैंने सर इसकी 60 रीडिंग ली, अब क्या हो जाना चाहिए? बिल्कुल सर, 1/n टाइम्स हो जाना चाहिए, मतलब x/6 हो जाना चाहिए। x/6 रीडिंग 6 टाइम्स कर दी, बिल्कुल, तो एरर उतना ही कम हो जाएगा। जितने गुना रीडिंग कर दी उतने गुना वो रिड्यूस हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, ग्रॉस। तो नेक्स्ट ग्रॉस एरर्स देखते हैं। ये भी ग्रॉस एरर्स अराइज ड्यू टू ह्यूमन केयरलेसनेस एंड मिस्टेक्स इन टेकिंग रीडिंग और कैलकुलेटिंग और रिकॉर्डिंग द इंस्ट्रूमेंट रिजल्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कभी भी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम अगर केयरलेसनेस शो करते हैं या ध्यान से रीडिंग नहीं लेते तो उस तरह के एरर्स जो हमारे पास आते हैं उनको कहते हैं हम ग्रॉस एरर्स। जैसे इंस्ट्रूमेंट रीड कर रहे होते हैं, प्रॉपर इनिशियल सेटिंग पहले करी नहीं होती, जो एक प्रॉपर पहले हमें कुछ ध्यान देना होता है इनिशियल सेटिंग्स पे, वो करी नहीं होती, तो उसके पहले ही हम रीडिंग ले रहे होते हैं, तो उससे ग्रॉस एरर आते हैं। ये आई थिंक जब हम फोकल लेंथ निकालते हैं लैब में तो मिरर सेट करते हैं, बिल्कुल, लेंथ सेट करते हैं, तो वहां पे कई बार सेटिंग प्रॉपर नहीं करते, अलाइनमेंट गलत हो जाती है, तो वहां भी हम कह सकते हैं ग्रॉस एरर है। बिल्कुल, टेकिंग द ऑब्जर्वेशन रॉन्गली विदाउट टेकिंग द नेसेसरी प्रिकॉशंस। तो कुल मिला के ये बात आ गई सर की केयरलेसनेस की वजह से जो आते हैं एरर्स, उसको हम ग्रॉस एरर। बच्चे सर इसको सिली मिस्टेक भी कह देते हैं। बिल्कुल, बहुत बार देखा है कि आई और आर की वैल्यू निकाली, बिल्कुल, सपोज 2.0 आ गई और आर लिख दिया हमने 12 ओम, बिल्कुल, और जब हम वी निकाल रहे हैं तो वी हमने लिखा IR, बिल्कुल, तो यहाँ 2 की जगह लिख दिया 3, बिल्कुल। तो ये जो हम कैलकुलेट करते हुए भी एरर डाल रहे हैं, ये किस कैटेगरी में आ जाएगा? ग्रॉस। बिल्कुल सर, वही ह्यूमन केयरलेसनेस एंड मिस्टेक्स इन टेकिंग रीडिंग और कैलकुलेटिंग। करेक्ट। ठीक है सर, लास्ट है, इसके बाद क्या है हमारे पास? कमिटिंग मिस्टेक्स इन रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशंस। बिल्कुल, और पुटिंग इम्प्रॉपर वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन कैलकुलेशन। वही बात हो गई कि कैलकुलेशन में जब हम गलत वैल्यू रख दी तो वो भी हमारा ग्रॉस एरर में आ जाएगा। These error can be minimized only by increasing the sincerity and the alertness। मतलब मक्कारी कम और ध्यान ज्यादा। ध्यान ज्यादा, बिल्कुल, उससे ये हमारे एरर जो हैं कम हो जाएंगे। अब ये वर्ड आ गया सर, एब्सोल्यूट एरर। करेक्ट। इसकी डेफिनेशन बताइए क्या है सर? तो ये हमारे को जब भी हम बेसिकली अब एरर्स की डेफिनेशन से अब एरर के कैलकुलेशन पार्ट पे आ रहे हैं कि कैसे हम एरर्स को ट्रैक करते हैं। तो सबसे पहले हमने इससे पहले जो डिस्कस किया था वो था ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू मतलब जो असल वैल्यू होगी। तो कई बार तो हमें ट्रू वैल्यू सर दे रखी होती है सवालों में, है ना, या पता होता है कि ये ट्रू वैल्यू होनी चाहिए,
लेकिन अगर हमें ट्रू वैल्यू नहीं पता तो हमने वो पहले डिस्कस किया था रैंडम एरर में भी, ट्रू वैल्यू जब भी निकालनी है तो सबका मीन निकाल ले, मीन मतलब एवरेज निकाल ले। अब मान लेते हैं हमने पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड द इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर ऑफ द मेजरमेंट। यानी जो ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू और इंडिविजुअल वैल्यू का जो डिफरेंस है उसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट एरर। कि जाना मान लो हमने सर वैल्यू ऐसे कुछ कैलकुलेट करी, A1 पहले मेजर करी, फिर A2 मेजर करी, फिर A3 मेजर करी, तो ये 3 हमने सर ऑब्जर्वेशंस ले ली। अब इसमें मान लो हमें एरर बताना है एब्सोल्यूट एरर, तो इसका एब्सोल्यूट एरर मैं कह दूंगा डेल्टा A1, तो वो हमारे पास सर हो जाएगा ट्रू वैल्यू में से हम किसको माइनस कर देंगे सर, A1 को। बिल्कुल। इसी तरह से 2 में निकालना है तो ट्रू वैल्यू में से मतलब वैल्यू घटाते जाओ तो वो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। सर कह सकते हैं पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है? बिल्कुल सर, तीनों तरह का हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो। मान लेते हैं सर ये पेन 10 सेंटीमीटर का है। बिल्कुल। हमने इसको मेजर किया, वैल्यू आ गई 10.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं एक बार सर इसको लिख लेता हूं, यहाँ पे अपन मार्क कर लेते हैं कि 10 सेंटीमीटर तो इसकी ट्रू वैल्यू होगी सर। बिल्कुल। और इसकी मेजर्ड वैल्यू जो है आपने मेजर करी है वैल्यू, वो हो गई सर आपकी 10.2। तो एरर सर इसमें पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए? बिल्कुल सर, इसमें एरर अगर मैं निकालूंगा तो मेरे पास नेगेटिव आ रहा है, एक बार चेक करके देख लेते हैं। डेल्टा A1 तो ये आ जाएगा ट्रू में से वैल्यू हटानी है, तो 10 माइनस 10.2, तो ये सर -0.2 आ गया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो यही जो ट्रू एरर है, ये जो एब्सोल्यूट एरर है, मतलब ट्रू में से वैल्यू घटा दो तो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर आ गया। बिल्कुल। तो सर हम ये कह सकते हैं इफ द ट्रू वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी इज नॉट गिवन देन मीन ऑफ ऑल द मेजर्ड वैल्यूज इज टेकन। इसका मतलब क्या बच्चों, अगर मैं बोलूं ये 10 सेंटीमीटर का पेन है और अब आप इसकी मेजरमेंट करके लाइए, तो मैंने आपको ट्रू वैल्यू ऑलरेडी बता दी। करेक्ट। बट यदि मैं आपको पेन हाथ में थमा दूं और बोलूं बताइए इसकी ट्रू वैल्यू क्या है, तो आप इसकी बार बार मेजरमेंट लोगे। बिल्कुल। और जो मेजरमेंट्स का एवरेज होगा, अरिथमेटिक मीन होगा, क्या उसी को हम सर ट्रू वैल्यू कह देंगे? बिल्कुल सर, वो ट्रू वैल्यू हो जाएगी अपनी। तो मैक्सिमम अभी तक जब भी क्वेश्चन पूछा गया है तो ट्रू वैल्यू नहीं दे रखी होती। बिल्कुल, तो ये पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट हो गया कि हमें मीन लेना है, और मीन जो होगा वही क्या बन जाएगा सर, हमारा ट्रू वैल्यू। बिल्कुल सर, यहाँ पे अगर हम देखें इसका मतलब होता है सबमिशन करना है, हमें सबको ऐड करना है। बिल्कुल। जितनी हमने रीडिंग्स ली, लेटर से A1, A2, लास्ट रीडिंग आ गई AN। बिल्कुल। तो डिवाइड भी किससे कर देंगे हम? n, मतलब 10 रीडिंग होगी तो 10 से डिवाइड कर देंगे। बिल्कुल सर, तो वो हमारी ट्रू वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। बिल्कुल। एक तो एब्सोल्यूट एरर है, एक मीन एब्सोल्यूट एरर है। बिल्कुल, है ना? एक तो रीडिंग्स है, एक मीन ऑफ रीडिंग्स है। बिल्कुल। तो जो मीन ऑफ रीडिंग्स है उसको हम ट्रू वैल्यू बोल देते थे। बिल्कुल। अब जो एब्सोल्यूट एरर का मीन होगा उसे मीन एब्सोल्यूट एरर कहेंगे। बट इसमें एक शर्त है। क्या शर्त है? कि जो हम मीन ले रहे हैं हर एब्सोल्यूट एरर का, उसको पॉजिटिव बना के लेना है। बिल्कुल। इसका सर मैं एग्जांपल देता हूं, इसमें दुर्घटना क्यों होती है। मान लीजिए बॉस ने बोला कि भाई 10 सेंटीमीटर का पेन बनाना है। करेक्ट। वर्कर ने बनाया एक पेन 9 सेंटीमीटर का, एक 11 का। करेक्ट। उसने लिखा पहले में एरर तो आ गया -1, करेक्ट। दूसरे में आ गया +1। उसने टोटल एवरेज मीन लिया, एरर 0, और उसने प्रोडक्शन चला दी। एरर तो कभी 0 हो ही नहीं सकता। तो सारे पेन 9 और 11 के बन रहे हैं, 10 का तो कोई बन नहीं रहा। करेक्ट। और ऊपर इंफॉर्मेशन जा रही है कि एरर कितना है भाई, 0। बिल्कुल। तो जब भी हम मीन एब्सोल्यूट एरर लेते हैं तो हमें सारे एब्सोल्यूट एरर्स का पहले मॉड लेना है। मॉड यानी सबको क्या बनाना पड़ेगा सर, पॉजिटिव। यानी मतलब हमारी रीडिंग में सर अगर एरर आ गया तो वो एरर बाद में प्रोपागेट ही होगा, वो एरर 0 नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सर, करेक्ट। पॉजिटिव बनाकर मीन लेना है। करेक्ट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। तो बच्चों कई बार हमें एरर की एक अंदाजा चाहिए होता है कि वो ट्रू वैल्यू की टर्म्स में कितना फ्रैक्शन है उसका, या कितना वो रिलेटिव, ट्रू वैल्यू के रिलेटिव वो कितना है। तो उसके लिए हम रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर निकालते हैं। इसका सिंपल सा मीनिंग होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू और द मीन वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी मेजर्ड। यानी हम जब मीन एब्सोल्यूट एरर को ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो एरर, जो हमारे पास क्वांटिटी आती है उसे हम रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर कहते हैं। तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाता है, रिलेटिव एरर इज मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू। बिल्कुल सर, यदि मैं बोल दूं सर एक पेन है मेरे पास जिसकी ट्रू वैल्यू थी 10 सेंटीमीटर। बिल्कुल। उसमें एरर क्रीप इन कर गया 1 सेंटीमीटर का। करेक्ट। एक और रॉड थी। करेक्ट। उसकी वैल्यू थी 100 सेंटीमीटर जी, और उसमें एरर क्रीप इन कर गया 2 सेंटीमीटर।
अब अगर बच्चों से पूछा जाए कि किसमें एब्सोल्यूट एरर ज्यादा है, बिल्कुल, तो निस्संदेह बोल सकते हैं सेकंड पेन जो है हमारा, उसमें ज्यादा एब्सोल्यूट एरर है। बट अगर हमसे बोले रिलेटिव एरर किसमें ज्यादा है, बिल्कुल, तो रिलेटिव एरर सर पहले वाले में ज्यादा है, क्योंकि इसमें रिलेटिव एरर 1/10 हो गया, बिल्कुल, और इसमें कितना हो गया 2/, मतलब उसमें 10 हिस्सों में एक एरर आया, और यहाँ पे सर 100 हिस्सों में 2 एरर, या फिर हम कहते हैं 50 हिस्सों में बिल्कुल एक एरर आया। तो यहाँ पे रिलेटिव एरर जो है वो कम हो जाएगा, बिल्कुल।